Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार, मैं डॉक्टर दिग्विजय सिंह, सहायक प्राध्यापक विधि एवं शासन प्रणाली पीठ, दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया। मेरे इस पाठ्यक्रम का शीर्षक है विधिक पद्धति, लीगल मेथड। और जो व्याख्यान लेकर के आज हम प्रस्तुत हुए हैं, उस व्याख्यान का शीर्षक है लोक अदालत की संकल्पना और इसके कार्य। हम सभी जानते हैं कि लोक अदालत की संकल्पना भारत में एक बहुत ही प्रचलित संकल्पना बन गई है और न्याय निर्णय में, और यह कहिए कि जो औपचारिक न्यायालय हैं उनके जो कार्यभार हैं उसको कम करने में लोक अदालत की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज इस व्याख्यान में हम इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे। इस व्याख्यान का उद्देश्य है लोक अदालत की संकल्पना और उसके विधिक उपबंध को जानना। लोक अदालत क्या है और लोक अदालत की स्थापना क्यों की गई है और किस अधिनियम के तहत लोक अदालत की स्थापना की जाती है। इसके पश्चात इस व्याख्यान में हम लोक अदालत के गठन और इसके क्षेत्राधिकार को जानने का प्रयास करेंगे कि विभिन्न स्तरों पर लोक अदालत का गठन कैसे किया जाता है और इनके क्षेत्राधिकार का निर्धारण कैसे किया गया है। तत्पश्चात इस व्याख्यान में हम लोक अदालत द्वारा मामलों का संज्ञान और अवार्ड के उपबंध को जानेंगे। मामला कैसे लोक अदालत के संज्ञान में आता है और उस पर क्या न्याय निर्णय, जिसे अवार्ड के नाम से जाना जाता है, उसका क्या उपबंध है, इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। तत्पश्चात इस व्याख्यान में हम स्थायी लोक अदालत की जो संकल्पना है उसको जानने का प्रयास करेंगे। स्थायी लोक अदालत की संकल्पना प्रारंभ में विधि में इसका उपबंध नहीं था, बाद में संशोधन के माध्यम से स्थायी लोक अदालत की संकल्पना का प्रावधान किया गया है। इसके पश्चात इस व्याख्यान में हम स्थायी लोक अदालत द्वारा मामलों के संज्ञान और उसके समक्ष कार्यवाही की प्रक्रिया को जानने का प्रयास करेंगे। तत्पश्चात इस व्याख्यान में हम स्थायी लोक अदालत की प्रक्रिया और उसके न्याय निर्णय को समझने का प्रयास करेंगे। और इसके बाद हम लोक अदालत या फिर स्थायी लोक अदालत की क्या शक्तियां हैं उनको जानने का हम प्रयास करेंगे। और अंत में इस व्याख्यान में हम राष्ट्रीय लोक अदालत या फिर मोबाइल लोक अदालत की जो संकल्पना विकसित हुई है उसको जानने का प्रयास करेंगे और कैसे एक लोक अदालत या फिर स्थायी लोक अदालत या फिर मोबाइल लोक अदालत न्यायिक प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण योगदान कर रहा है, उसको समझने का हम प्रयास करेंगे। जहां तक हम लोक अदालत की संकल्पना की बात करते हैं, लोक अदालत की संकल्पना एक वैकल्पिक संकल्पना है। अब प्रश्न यह उठता है कि यह वैकल्पिक संकल्पना क्यों और किस प्रणाली के विकल्प के रूप में इसका विकास हुआ है। जहां तक हम सभी जानते हैं कि भारत के संविधान के अधीन स्थापित एक न्यायिक प्रणाली है और उस प्रणाली के माध्यम से विवादों का निपटारा किया जाता है। लेकिन हम सभी यह भी जानते हैं कि भारतीय न्यायिक प्रणाली की जो सबसे बड़ी कमजोरी है, उस कमजोरी में एक प्रमुख कमजोरी यह है कि भारतीय न्यायिक प्रणाली में न्यायालयों के समक्ष ढेर सारे मुकदमे लंबित हैं और लंबे समय से लंबित हैं। ऐसे में प्रश्न उठता है कि क्या भारतीय न्यायिक प्रणाली, जो कि भारतीय संविधान की देन है, क्या यह एक सफल प्रणाली नहीं रही है? क्योंकि अगर हम देखें, अगर हम आज वर्तमान में अगर लंबित मामलों की संख्या देखें तो लगभग 5 करोड़ मामले आज विभिन्न न्यायालयों में भारत में लंबित हैं और यह लंबे समय से लंबित हैं।
ऐसे में प्रश्न यह उठता है कि क्या भारतीय न्यायिक प्रणाली इतनी सक्षम नहीं है, और क्या उसकी सक्षमता को बढ़ाने के लिए हम एक वैकल्पिक प्रणाली का विकास करते हैं। तो जहाँ तक लोक अदालत की बात है, लोक अदालत जो भारतीय न्यायिक प्रणाली है, उस भारतीय न्यायिक प्रणाली में जो सांवैधानिक प्रणाली है, उस सांवैधानिक प्रणाली के एक विकल्प के रूप में देखा जाता है। और यह लोक अदालत विभिन्न स्तरों पर मामलों के निपटारा के माध्यम से जो हमारी औपचारिक प्रणाली है, उसमें बहुत ज़्यादा योगदान देता है और मामलों के निपटारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लोक अदालत भारत में वह मंच है जहां अदालत के समक्ष या पूर्व मुकदमे पूर्ण चरण में लंबित विवादों को सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटारा किया जाता है। अब यहाँ पर एक प्रश्न यह भी जानना आवश्यक हो जाता है कि जब हम भारतीय न्यायिक व्यवस्था की बात करते हैं, तो भारतीय न्यायिक व्यवस्था जो ब्रिटिश व्यवस्था रही हुई है उस पर आधारित है। और जो ब्रिटिश व्यवस्था रही है, जो ब्रिटिश व्यवस्था है, ब्रिटिश व्यवस्था जो कॉमन लॉ सिस्टम है, कॉमन लॉ विधिक व्यवस्था है, उस पर आधारित है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता उस कॉमन लॉ विधिक व्यवस्था की यह है कि वहाँ पर प्रतिकूल मुकदमेबाजी को केंद्र में रखा गया है। इसके विपरीत जो लोक अदालत की संकल्पना है, लोक अदालत की संकल्पना सौहार्दपूर्ण तरीके से विवाद के निपटारा करने पर केंद्रित करता है और उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके साथ ही साथ जब हम लोक अदालत की बात करते हैं, तो भारत में लोक अदालत एक सांविधिक प्रावधान है। आज लोक अदालत की स्थापना विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के माध्यम से किया जाता है। अर्थात यह जो वैकल्पिक व्यवस्था है, इस वैकल्पिक व्यवस्था को एक वैधानिक दर्जा प्राप्त है। यह मनमाने रूप से कार्य नहीं करता है, यह वैधानिक रूप से स्थापित किया जाता है और उस विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 में दिए गए उपबंधों के अधीन कार्य करता है। इसके पश्चात लोक अदालत द्वारा दिया गया जो निर्णय है, जिसे अवार्ड के नाम से जाना जाता है, न्याय निर्णय, वह दीवानी न्यायालय की डिक्री के रूप में उसे माना जाता है और यह पक्षकारों के लिए अंतिम और पक्षकारों पर बाध्यकारी होता है। लोक अदालत के इस निर्णय को डिक्री मानने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि दीवानी न्यायालय के द्वारा इसका निष्पादन किया जा सकता है। पक्षकारों के लिए अंतिम होता है, पक्षकारों पर यह बाध्यकारी होता है और इस तरह से यह न्याय निर्णय में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जब हम लोक अदालत की बात करते हैं, तो लोक अदालत में जो मामला दाखिल होता है उसमें कोई शुल्क नहीं लगता है। इसके जो पक्षकार हैं, इन्हें कोई भी शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम औपचारिक न्याय निर्णय की बात करें, तो वहाँ पर जो एक वैधानिक प्रावधान है, जो कोड फी एक्ट है, उस कोड फी एक्ट के तहत या फिर स्टाम्प ड्यूटी एक्ट के तहत जो फी का भुगतान करना होता है, उसके पश्चात मामले की सुनवाई की जाती है। लेकिन लोक अदालत में ऐसा कोई आवश्यकता नहीं है, पक्षकारों को कोई भी फी देने की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी लंबित मामले को लोक अदालत में भेजा जाता है, कोई भी मामला जो लंबित है और किसी स्तर पर हो, उस मामले को लोक अदालत को संदर्भित किया जा सकता है और अगर अंत में लोक अदालत के द्वारा ऐसे मामले में न्याय निर्णय किया जाता है, तो वह न्यायालय का फी जो शुरुआत में न्यायालय में जमा किया गया था, वह पक्षकारों को वापस कर दिया जाएगा। इस तरह से हम देखते हैं कि जो लोक अदालत की संकल्पना है, इसकी 3 विशेषताएं हैं। पहला, लोक अदालत एक वैकल्पिक व्यवस्था है। दूसरा, लोक अदालत सौहार्दपूर्ण तरीके से विवाद के निपटारा करने पर ध्यान केंद्रित करता है। और तीसरा, लोक अदालत में पक्षकारों को कोई भी फी देने की आवश्यकता नहीं है। लोक अदालत की संकल्पना
लोक अदालत की जो संकल्पना है, जो हमने प्रारंभ में चर्चा की कि लोक अदालत एक वैकल्पिक व्यवस्था है जो कि सौहार्दपूर्ण तरीके से विवाद के निपटारे के लिए अपनाई जाती है। लोक अदालतों का आयोजन विधिक प्रणाली के संचालन में समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देना है। हम सभी जानते हैं कि किसी भी समाज के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण आदर्श है वह आदर्श न्याय है, और न्याय की सुलभता सुनिश्चित करने हेतु अवसर की समानता बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। तो ऐसे में लोक अदालत के माध्यम से उन पक्षकारों को जिनके पास पर्याप्त साधन, फी देने का पर्याप्त साधन नहीं है, उनको न्याय सुलभ कराने के लिए, न्याय सुनिश्चित कराने के लिए इस लोक अदालत की संकल्पना का विकास होता है। लोक अदालत की अवधारणा सुलह के विचार पर आधारित है। सुलह से तात्पर्य यहाँ पर है कि पक्षकारों की आम सहमति से विवाद का निपटारा किया जाता है। जैसा हम देखते हैं कि जो ब्रिटिश न्याय प्रणाली है, जिसके आधार पर भारत के संविधान में भारतीय न्याय प्रणाली को शामिल किया गया है, बनाया गया है, वह प्रतिकूल मुकदमेबाजी की संकल्पना पर आधारित है। और प्रतिकूल मुकदमेबाजी की संकल्पना में एक पक्ष जीतता है, दूसरा हारता है, और अपील पे जाने पर फिर दूसरा पक्ष हारता है, पहला पक्ष जीतता है। इस तरह से एक असौहार्द की स्थिति बनी रहती है। और ऐसे में जब हम सुलह की संकल्पना को फॉलो करते हैं, सुलह की संकल्पना का अनुसरण करते हैं, तो सुलह की संकल्पना में पक्षकारों की आम सहमति से हम विवाद का निपटारा करना चाहते हैं। वैसे भी यह माना जाता है कि विवाद का जो एक अच्छा निपटारा किया जा सकता है, वह निपटारा विवाद के पक्षकारों की सहमति से होता है। अगर किसी विवाद के पक्षकार आपसी सहमति से उस विवाद का निपटारा करते हैं, तो वहाँ उनके बीच एक सौहार्दपूर्ण स्थिति बनी रहती है, और वह एक दूसरे की प्रतिकूल मुकदमेबाजी की स्थिति को नहीं चुनते हैं, और इस तरह से जो सौहार्द है वह बना रहता है। तो ऐसे में लोक अदालत की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, एक वैकल्पिक साधन के रूप में। लोक अदालत के जो सदस्य हैं वो वैधानिक सुलहकर्ता के रूप में काम करते हैं, अर्थात जो सुलहकर्ता हैं उनको वैधानिक तरीके से विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के माध्यम से उनका चयन किया जाता है, और उनके माध्यम से विवादों का लोक अदालत में निपटारा किया जाता है। और लोक अदालत में जो उसके सदस्य होते हैं, जो वैधानिक सुलहकर्ता होते हैं, उनकी कोई न्यायिक भूमिका नहीं होती है। उनकी भूमिका केवल और केवल एक सुलहकर्ता की होती है, उसकी भूमिका न्यायिक भूमिका नहीं होती है। न्यायिक भूमिका के लिए उनको फिर जो औपचारिक न्यायिक व्यवस्था है उसमें जाना पड़ेगा। ऐसी व्यवस्था में केवल विवाद को निपटाने के लिए पक्षकारों को निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए राजी करने की आवश्यकता, अर्थात आम सहमति तक पहुंचने की जो आवश्यकता है, उस आवश्यकता को सुनिश्चित करने में वैधानिक सुलहकर्ता की भूमिका होती है। सुलहकर्ता की बस ये भूमिका होती है कि वो पक्षकारों को राजी कर ले, उनको उनकी सहमति प्राप्त कर ले कि उनके बीच किस तरह से मामले का निपटारा किया जाएगा। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर जो सुलहकर्ता होते हैं उनकी कोई न्यायिक भूमिका नहीं होती है। लोक अदालत पक्षकारों के बीच समझौते के आधार पर मामले का फैसला करती है। पक्षकारों के बीच समझौता, दो पक्षकार जिनके बीच में विवाद है, अगर वह आपस में बैठ कर के अपनी आम सहमति से किसी फैसले का निपटारा करते हैं, तो यह उनके बीच एक सर्वोच्च निपटारा होता है, और उसी निपटारे पर पहुंचने का जो उद्देश्य है वो लोक अदालत के द्वारा पूरा किया जाता है। लोक अदालत के सदस्य विवादों के सौहार्दपूर्ण तरीके से समाधान तक पहुंचने के लिए प्रयास करते हैं, उसके लिए वो स्वतंत्र हैं और निष्पक्ष तरीके से पक्षकारों की सहायता करते हैं। तो यहाँ पर जो सुलहकर्ता हैं उनके लिए आवश्यकता यह हो जाती है कि वह निष्पक्षता
पूर्ण तरीके से काम करें। वह स्वतंत्र हैं, पक्षकारों पे आम सहमति को बनाने के लिए वो स्वतंत्र हैं, लेकिन उनको निष्पक्ष रूप से काम करना होगा। तो इस तरह से जो लोक अदालत की संकल्पना है, इस लोक अदालत की संकल्पना में न्यायाधीश या न्यायालय की भूमिका नहीं है। यहाँ पर सुलहकर्ता होते हैं और जो इसका उद्देश्य होता है, वह उद्देश्य होता है कि जो विवाद का निपटारा है, वह विवाद का निपटारा पक्षकारों की आम सहमति से किया जाए। लोक अदालत के विधिक उपबंध। अगर हम लोक अदालत के विधिक उपबंध को जानने का प्रयास करें, तो लोक अदालत के जो विधिक उपबंध हैं, वह विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 में किया गया है। अर्थात 1987 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के पारित होने के पश्चात लोक अदालत को एक वैधानिक दर्जा प्राप्त है। अर्थात यह जो विकल्प की व्यवस्था बनाई गई है, यह विकल्प की व्यवस्था भी एक वैधानिक व्यवस्था है और इसे प्रदान किए गए क्षेत्राधिकारों में यह लोक अदालत कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करने के लिए लोक अदालतों का आयोजन करना है कि विधिक प्रणाली का संचालन समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा दे। तो यहाँ दो बातें महत्वपूर्ण हैं। एक, कि लोक अदालत को स्थापित करने का जो उद्देश्य है, वह उद्देश्य न्याय को बढ़ावा देने के लिए, न्याय को सुनिश्चित करने के लिए है और न्याय को सुनिश्चित करने हेतु पक्षकारों को एक समान अवसर प्रदान करने हेतु लोक अदालत की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर पक्षकारों को समान अवसर न मिले, यह कह दिया जाए कि जिनके पास पर्याप्त साधन फी के रूप में होंगे वही न्यायालय में जाएंगे, अपने मामले में वो वकीलों को नियुक्त करेंगे और मामले का निपटारा करेंगे, तो ऐसे में सामान्यतः यह देखा जाएगा कि एक कमज़ोर वर्ग, एक ऐसा वर्ग भारत का जिसके पास न्यायालय का फ़ी देने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है, वह न्याय से वंचित रह जाएगा। ऐसे में जो लोक अदालत की संकल्पना है, एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है और ऐसे लोगों को न्याय सुनिश्चित करने का प्रयास करती है। अगर हम देखें तो जो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम है, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम में जो विभिन्न प्राधिकारी हैं, जिनके द्वारा नियमित अंतरालों पर और विभिन्न स्थानों पर लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है, उसमें राज्य प्राधिकरण, जिला प्राधिकरण, उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति या फिर उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या फिर ताल्लुक विधिक सेवा समिति सम्मिलित हैं। अर्थात विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 में ढेर सारे प्राधिकरणों को यह प्राधिकार प्रदान किया गया है कि वह अपने अपने क्षेत्राधिकार के अधीन लोक अदालत का आयोजन करें और राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय लोक अदालत का भी आयोजन किया जाना है। अभी वर्तमान में यह निर्णय लिया गया है, उच्चतम न्यायालय के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जुलाई महीने के अंतिम सप्ताह और अगस्त महीने के पहले सप्ताह के बीच में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर किया जाएगा। और अगर इसमें ढेर सारे मामलों का निपटारा किया जाता है, तो इसके माध्यम से जो हमारे औपचारिक न्यायिक व्यवस्था पर बोझ है, लंबन का, वादों के लंबन का एक भार है, उसे कम किया जा सकता है। लोक अदालत का गठन और क्षेत्राधिकार। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 19 में लोक अदालत के गठन और उसके क्षेत्राधिकार की बात की गई है। और जब भी लोक अदालत का गठन किया जाता है, तो उस लोक अदालत में सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी और साथ ही साथ क्षेत्र के अन्य व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाता है। उसमें वकील हो सकते हैं, उसमें जो विधि के क्षेत्र में शिक्षक हैं या विद्यार्थी हैं, उनको भी शामिल किया जा सकता है। तो यहाँ पर आवश्यकता यह है कि जो सेवारत न्यायाधीश हैं या फिर जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं, उनको लोक अदालत का एक प्राधिकारी नियुक्त किया जा सकता है। साथ ही साथ लोक अदालत के पास जो
क्षेत्राधिकार है वह निम्नलिखित से संबंधित विवादों के संबंध में पक्षकारों के बीच समझौता कराने के लिए है, जिसमें सम्मिलित है कि पहले से लंबित कोई मामला या फिर कोई भी मामला जो किसी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है और उसके समक्ष नहीं लाया गया है। तो दो स्थितियां हैं जब लोक अदालत क्षेत्राधिकार का उपयोग कर सकता है। एक, पहला, अगर कोई मामला कोई विवाद, कोई मामला किसी न्यायालय में पहले से लंबित है, तो ऐसी स्थिति में पक्षकारों के द्वारा आवेदन देने पर ऐसे मामले को लोक अदालत को संदर्भित कर दिया जाएगा और लोक अदालत के द्वारा इस मामले का यथाशीघ्र निपटारा किया जा सकता है। साथ ही साथ जो यहाँ पर एक विशिष्ट प्रावधान किया गया है वह प्रावधान यह है कि अगर कोई मामला, कोई विवाद उत्पन्न होता है और उस विवाद को किसी भी सक्षम प्राधिकारी या न्यायाधिकरण के समक्ष नहीं लाया गया है, तो ऐसे मामले को लोक अदालत के समक्ष लाया जा सकता है। अर्थात एक उत्पन्न विवाद को या फिर एक लंबित विवाद को लोक अदालत को संदर्भित किया जा सकता है। अब प्रश्न यह उठता है कि अगर कोई मामला लंबित है तो ऐसा लंबित मामला लोक अदालत को संदर्भित कब किया जाएगा? ऐसा मामला जो लंबित है पक्षकारों की आम सहमति से या किसी एक पक्षकार के आवेदन पर तथा दूसरे पक्षकार को सुनने के पश्चात उसे लोक अदालत को संदर्भित किया जा सकता है। जैसा हमने प्रारंभ में ही देखा कि लोक अदालत की जो ये संकल्पना है, इसका उद्देश्य है कि समान अवसर के आधार पर न्याय की सुलभता को सुनिश्चित किया जाए। ऐसे में अगर एक पक्षकार अपनी सहमति नहीं देता है, वह राजी नहीं होता है कि मामले को लोक अदालत को संदर्भित किया जाए, तो ऐसे में वह मामला लोक अदालत को संदर्भित नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पक्षकारों की सहमति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो ऐसे में दोनों पक्षकारों की सहमति से, और यदि किसी भी विधि के तहत समझौता योग्य न होने वाला कोई अपराध होता है, तो ऐसे अपराध में अगर वो कंपाउंडेबल ऑफेंस है तो वहाँ पर लोक अदालत को मामला संदर्भित किया जा सकता है। अर्थात आपराधिक मामलों में ऐसा अपराध जो एक कंपाउंडेबल अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, उस पे लोक अदालत को क्षेत्राधिकार नहीं होगा। लोक अदालत द्वारा मामलों का संज्ञान। अगर लोक अदालत के द्वारा मामलों के संज्ञान पर हम चर्चा करें तो किसी भी मामले को लोक अदालत को भेजा जाएगा। दो परिस्थितियां हैं, यदि उसके पक्षकार सहमत हैं। अब आप ये देख सकते हैं कि लोक अदालत की कार्यवाही में जो पक्षकारों की सहमति है उसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अगर पक्षकार सहमत नहीं है तो मामले को लोक अदालत में संदर्भित नहीं किया जाएगा। हमने शुरू में ही कहा कि जो लोक अदालत की व्यवस्था है वह एक वैकल्पिक व्यवस्था है, तो इस विकल्प का जो उपयोग है वह पक्षकारों की सहमति से की जाएगी। तो पक्षकारों की सहमति होना आवश्यक है। साथ ही साथ अगर किसी विवाद के पक्षकारों में से एक पक्षकार ने न्यायालय को आवेदन दिया है कि ऐसे मामले को लोक अदालत को संदर्भित किया जाए, तो ऐसा मामला न्यायालय के द्वारा लोक अदालत को संदर्भित किया जा सकता है। लेकिन ऐसी स्थिति में न्यायालय दूसरे पक्षकार को पर्याप्त सुनवाई का एक अवसर देगा और न्यायालय को प्रथम दृष्टया यह लगना चाहिए कि हाँ, इस मामले में लोक अदालत के द्वारा निपटारा यथाशीघ्र किया जा सकता है, तब न्यायालय ऐसे मामले को निपटारा हेतु लोक अदालत को संदर्भित करेगा। अदालत इस बात से संतुष्ट होगा कि मामला लोक अदालत द्वारा संज्ञान लेने के लिए उपयुक्त है। अर्थात किसी ऐसे मामले में जो मामला लोक अदालत के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। उदाहरण के रूप में अगर कोई ऐसा आपराधिक मामला है जो कंपाउंडेबल अपराध नहीं है, कंपाउंडेबल ऑफेंस नहीं है, उस पे विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत लोक अदालत को क्षेत्राधिकार प्रदान नहीं किया गया है।
ऐसे मामले में अगर एक पक्षकार न्यायालय में यह आवेदन देता है कि मामले को लोक अदालत को संदर्भित किया जाए, तो लोक अदालत को ऐसा मामला न्यायालय के द्वारा संदर्भित नहीं किया जाएगा, क्योंकि आवश्यकता यह है कि न्यायालय यह सुनिश्चित करे कि उस मामले पर संज्ञान लेने के लिए लोक अदालत सक्षम है। इसके साथ ही साथ प्राधिकरण किसी एक पक्ष से आवेदन प्राप्त होने पर ऐसे मामले को निर्धारण के लिए संदर्भित तभी करेगा जब वह दूसरे पक्ष को सुनवाई का एक अवसर प्रदान करता है। दूसरे पक्ष को सुनवाई का उचित अवसर देने के अलावा कोई भी मामला लोक अदालत में संदर्भित नहीं किया जाएगा। जो सुनवाई का अवसर है उसका भी यहाँ पर ध्यान रखा जाएगा। केवल एक पक्षकार के कहने पर या उसके द्वारा आवेदन दिए जाने पर मामले को लोक अदालत को संदर्भित नहीं किया जाएगा। इसके पश्चात जब हम लोक अदालत के द्वारा मामलों के संज्ञान की बात करते हैं, तो लोक अदालत मामले के निपटारण के लिए आगे बढ़ेगा और पक्षों के बीच समझौता कराएगा। जो लोक अदालत आयोजित किया जाता है, उस लोक अदालत के जो प्राधिकारी होते हैं, उसके जो सदस्य होते हैं, उनका उद्देश्य होता है पक्षकारों के बीच में एक समझौता कराना। अर्थात लोक अदालत के प्राधिकारी या सदस्य न्यायिक भूमिका में कार्य नहीं करते हैं। इनका उद्देश्य केवल और केवल एक समझौते पर पहुंचाना है, पक्षकारों को एक समझौते पर पहुंचाना है। उसके पश्चात उस समझौते के आधार पर मामले का निपटारा किया जाना है। इससे होता यह है कि जो मामले का निपटारण किया जाता है, जो विवाद का निपटारा किया जाता है, उसका आधार पक्षों के बीच में जो सहमति बनी है, उनके बीच में जो समझौता हुआ है, उसी आधार पर होता है। अर्थात यहाँ पर पक्षकारों को किसी समझौते के लिए, किसी सहमति के लिए या किसी न्याय निर्णय के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। लोक अदालत में जो निपटारा होगा उसके लिए पक्षकारों की सहमति होना आवश्यक है। प्रत्येक लोक अदालत पक्षों के बीच समझौता कराने के लिए अत्यंत तत्परता से कार्य करेगी और न्याय, साम्यता, निष्पक्षता और अन्य विधिक सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होगी। अर्थात जो न्यायिक सिद्धांत हैं, जो विधिक सिद्धांत हैं, उसका पालन किया जाना आवश्यक है। जो प्रक्रिया फॉलो किया जाएगा लोक अदालत के द्वारा, उस न्याय को सुनिश्चित करने वाला हो, वह समयतापूर्ण हो, उसमें निष्पक्षता हो या फिर अन्य जो विधिक सिद्धांत हैं उसका पालन किया जाना आवश्यक है। इसके पश्चात यदि लोक अदालत द्वारा इस आधार पर कोई निर्णय नहीं दिया जाता है कि पक्षों के बीच कोई समझौता नहीं हो सका है, तो मामले को औपचारिक न्यायालय को वापस कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर जो समझने के लिए महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि अगर पक्षकार अपनी आम सहमति पर नहीं पहुँचते हैं, जिसके लिए प्रयास किया जाएगा जो प्राधिकारी है लोक अदालत का और उसके जो सदस्य हैं उनके द्वारा, उनका प्रयास होगा कि पक्षकार अपनी सहमति से मामले का निपटारा, अपने विवाद का निपटारा करें। अगर पक्षकार लोक अदालत में सहमति पर नहीं पहुंचते हैं और अपने मामले का निपटारा करने में सफल नहीं होते हैं, तो ऐसे में उस मामले को फिर से जो औपचारिक न्याय निर्णयन की संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं को अर्थात न्यायालय को वापस भेजा जाएगा, संदर्भित किया जाएगा। तो आप यह देखते हैं कि जो हमने शुरू में ही कहा कि लोक अदालत एक वैकल्पिक व्यवस्था है। इस वैकल्पिक व्यवस्था में हम प्रयास करते हैं कि मामले का निपटारा सुलह की प्रक्रिया द्वारा पक्षकारों के बीच समझौते के माध्यम से हो जाए। अगर पक्षकारों के बीच समझौते के माध्यम से विवाद का निपटारा किया जाता है, तब तो हम औपचारिक न्याय निर्णय की प्रक्रिया में नहीं जाएंगे। और यदि लोक अदालत में किसी विवाद का निपटारा सुलह की प्रक्रिया द्वारा या फिर समझौतों के द्वारा नहीं होती है, तो फिर वहाँ पर हम एक व्यवस्था के रूप में जो औपचारिक न्याय निर्णय की प्रक्रिया है उसका अनुसरण करेंगे।
जहां लोक अदालत द्वारा इस आधार पर कोई निर्णय नहीं दिया जाता है कि पक्षकारों के बीच कोई समझौता नहीं हो सका है, लोक अदालत पक्षकारों को न्यायालय में उपाय तलाश करने की सलाह देगी। अर्थात दो दो परिस्थितियां हैं। अगर कोई मामला न्यायालय के समक्ष लंबित था और पक्षकारों के आवेदन पर उस मामले को संदर्भित किया गया था लोक अदालत को, लेकिन लोक अदालत में भी पक्षकारों के बीच आम सहमति नहीं बन पाती है, तो ऐसे में यह मामला पुनः जो औपचारिक न्यायालय है वहां पर संदर्भित कर दिया जाएगा। अर्थात पक्षकार पुनः जो जो न्यायिक कार्यवाही है उस न्यायिक कार्यवाही का अनुसरण करेंगे और न्यायालय के समक्ष न्याय के लिए प्रस्तुत होंगे। दूसरी स्थिति है कि कोई ऐसा मामला है जो किसी न्यायालय के समक्ष लंबित नहीं है और शुरू में ही उस मामले में लोक अदालत की प्रक्रिया का अनुसरण किया गया है, लेकिन लोक अदालत के प्रयास करने के फलस्वरूप भी पक्षकारों के बीच में कोई सहमति नहीं बनती है, या फिर ये कहिए कि पक्षकार किसी आम सहमति पर नहीं पहुंच पाते हैं और लोक अदालत न्याय निर्णय की प्रक्रिया में नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में लोक अदालत ऐसे पक्षकारों को सलाह देगा कि वह न्याय प्राप्ति हेतु जो औपचारिक न्यायालय है वहां पर जाएं और वहां पर एक विकल्प के रूप में उसको तलाश करें। अर्थात दोनों परिस्थितियों में लोक अदालत असफल होने पर हम औपचारिक जो न्याय निर्णय की प्रक्रिया है उसका फिर से अनुसरण करते हैं। और अगर यदि यहीं पर पक्षकारों के बीच एक समझौता हो जाता है और उस समझौते के माध्यम से लोक अदालत एक निर्णय पर पहुंच जाती है, तो वहां पर औपचारिक न्याय निर्णय में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। लोक अदालत का अवार्ड या फिर निर्णय, लोक अदालत के निर्णय को अवार्ड कहा जाता है। लोक अदालत का प्रत्येक निर्णय दीवानी न्यायालय की डिक्री या अन्य न्यायालय का आदेश माना जाएगा। अब यहां पर लोक अदालत का जो अवार्ड है उसको दीवानी न्यायालय की डिक्री मानने का प्रावधान इसलिए है कि लोक अदालत के समक्ष किसी भी न्याय निर्णय को लागू करने की शक्ति नहीं है। अगर लोक अदालत किसी निर्णय पर पहुंच जाता है, अपना अवार्ड वो घोषित कर देता है, पास कर देता है, तो ऐसी स्थिति में जो अवार्ड है उस अवार्ड को लागू करने के लिए फिर से हमको औपचारिक न्यायालय के समक्ष जाना होगा और यह सुनिश्चित करने हेतु कि कोई भी अवार्ड पारित किया जाए, पारित करने के बाद उसको लागू किया जाए, यहाँ पर आवश्यकता यह है कि उसे लागू करने के लिए प्रावधान हो। ऐसे में जो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 है, इस विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 में यह उपबंध किया गया है कि कोई भी अवार्ड जो लोक अदालत के द्वारा पारित किया जाता है, ऐसा अवार्ड एक दीवानी न्यायालय की डिक्री के समान होगा। अर्थात दीवानी न्यायालय जिसको उस पर पर्याप्त क्षेत्राधिकार प्राप्त होगा उस अवार्ड को लागू करने के लिए सक्षम होगा और उस अवार्ड को लागू कराएगा। जहां लोक अदालत द्वारा समझौता हो गया है, ऐसे मामलों में भुगतान किया गया न्यायालय शुल्क वापस कर दिया जाएगा। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। जैसा हमने शुरू में ही कहा कि अगर कोई मामला किसी न्यायालय में लंबित है और पक्षकारों के आवेदन के फलस्वरूप उस मामले को लोक अदालत को संदर्भित किया गया है, तो वहां पर पक्षकारों ने न्यायालय को पहले ही कोर्ट फी का भुगतान कर दिया है। यहाँ पर यदि उस मामले को लोक अदालत को संदर्भित करने के पश्चात लोक अदालत के द्वारा उसका अवार्ड पारित किया जाता है, अर्थात पक्षकार आपसी सहमति से समाधान ढूंढने में सफल होते हैं, तो ऐसे में उन पक्षकारों को यह अधिकार होगा कि वह कोर्ट से, न्यायालय से अपना फी, जिन्होंने न्यायालय में फी अपना भुगतान किया था, उसे वापस पा लें।
इस तरह से देखते हैं कि जो लोक अदालत की व्यवस्था है, इस लोक अदालत की व्यवस्था उन लोगों को यह उत्साहित करती है या फिर प्रोत्साहित करती है कि आप मामले का निपटारा अपनी सहमति से करें, लोक अदालत के माध्यम से करें और जो आपने कोर्ट फ़ी का भुगतान किया हुआ है, वो कोर्ट फ़ी आपको वापस कर दिया जाएगा। इसके पश्चात लोक अदालत का निर्णय अंतिम होगा और उसके पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा और जो अवार्ड होगा, जो निर्णय होगा, इसके खिलाफ किसी भी अदालत में अपील नहीं की जाएगी। अब यहाँ पर यह समझना आवश्यक है कि जो औपचारिक न्यायालय है, उस औपचारिक न्यायालय में अपील का प्रावधान तो नहीं है, लेकिन यदि लोक अदालत के न्याय निर्णय में, उसके अवार्ड में, उसके पुरस्कार में कोई पार्टी, कोई पक्षकार अपने आप को एग्रीव पार्टी मानता है, पक्षकार मानता है और उसके अधिकारों का, विधिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, तो उस विधिक अधिकार के प्रवर्तन हेतु वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के माध्यम से रिट का आवेदन दे सकता है और वहाँ पर उसकी सुनवाई होगी। इस संवैधानिक उपबंध को छोड़ करके जो लोक अदालत का अवार्ड होगा, वह अंतिम होगा और बाध्यकारी होगा। अब यहाँ पर लोक अदालत के निर्णय को अंतिम और बाध्यकारी बनाने का तात्पर्य यह है कि ऐसा न हो कि लोक अदालत के पूरे प्रयास के बाद, आपसी समझौता होने के पश्चात, कुछ समय के पश्चात जो पक्षकार थे विवाद के, वो आपस में फिर से मनमुटाव पैदा कर लें और अपने उस समझौते को वापस लेना चाहें, लोक अदालत के पूरे प्रयास को विफल करना चाहें, तो ऐसे में लोक अदालत की जो संकल्पना है वो असफल हो जाएगी। तो यहाँ पर यह सुनिश्चित किया गया है कि पक्षकारों को अंतिम रूप से उसे मानना होगा और उसका जो अवार्ड होगा, लोक अदालत का जो अवार्ड होगा, वो पक्षकारों के लिए बाध्यकारी होगा। अब इसके पश्चात हम स्थायी लोक अदालत की संकल्पना को समझने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम हम ये जान लें कि जब विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 को भारतीय संसद के द्वारा पारित किया गया और बाद में उसको लागू किया गया, तो उस समय उस अधिनियम में केवल लोक अदालत के संबंध में प्रावधान किए गए थे। लेकिन बाद में लोक अदालत की जो संकल्पना है, उसकी सफलता या फिर अन्य कारकों को ध्यान में रख करके या फिर एक स्थायी वैकल्पिक व्यवस्था बनाने के लिए 2002 के संशोधन के द्वारा भारत में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 में स्थायी लोक अदालत की स्थापना का प्रावधान किया गया। मतलब 2002 से हमारे पास एक स्थायी वैकल्पिक व्यवस्था भी उपलब्ध है। अगर हम स्थायी लोक अदालत की स्थापना की बात करें तो स्थायी लोक अदालत की स्थापना विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 22B में की गई है और यहाँ पर जो स्थायी लोक अदालत है, स्थायी लोक अदालत की स्थापना केंद्रीय प्राधिकरण या राज्य प्राधिकरण के द्वारा किया जाता है। केंद्रीय प्राधिकरण भी स्थायी लोक अदालत की स्थापना कर सकता है और राज्य प्राधिकरण भी स्थायी लोक अदालत की स्थापना कर सकता है। इसके साथ ही साथ आवश्यकता यह है, ध्यान देने वाली बात यह है कि स्थायी लोक अदालत की जो स्थापना की गई है, वह सार्वजनिक उपयोगिता से संबंधित जो सेवाएं हैं, उसके संदर्भ में की जाती हैं। अगर यहाँ पर हम चर्चा करें तो जो सार्वजनिक उपयोगिता से संबंधित सेवाएं हैं, उसका निर्बाध रूप से उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु ऐसे सार्वजनिक उपयोगिता वाली सेवाओं के क्षेत्र में स्थायी लोक अदालत की व्यवस्था की गई है। और इस संबंध में प्रावधान ये किया गया है कि स्थायी लोक अदालत का क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने के लिए स्थायी लोक अदालत की स्थापना की गई है। स्थायी लोक अदालत का जो गठन है, स्थायी लोक अदालत में कोई व्यक्ति जो जिला न्यायाधीश या फिर अतिरिक्त जिला न्यायाधीश है या रहा है या जिला न्यायाधीश से ऊंचे पद पर न्यायिक पद धारण कर चुका है, यह स्थायी लोक अदालत का अध्यक्ष होगा। तो स्थायी लोक अदालत का जो अध्यक्ष होगा वह हमेशा जिला न्यायाधीश या फिर अतिरिक्त जिला न्यायाधीश या इससे ऊपर के जो न्यायिक पदाधिकारी हैं उनके द्वारा
इसको बनाया जाएगा और इसमें कोई वर्तमान न्यायाधीश भी हो सकता है या फिर कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश भी उसका अध्यक्ष हो सकता है। साथ ही साथ अध्यक्ष के अतिरिक्त जो स्थायी लोक अदालत गठित की जाएगी, स्थायी लोक अदालत में सार्वजनिक उपयोगिता सेवा में पर्याप्त अनुभव रखने वाले 2 अन्य व्यक्तियों को केंद्रीय प्राधिकरण या फिर राज्य प्राधिकरण की सिफारिश पर केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाएगा। अर्थात स्थायी लोक अदालत में 3 सदस्य होंगे, एक अध्यक्ष जो एक न्यायिक प्राधिकारी है, जो जिला न्यायाधीश या अतिरिक्त जिला न्यायाधीश या फिर इससे ऊंचे पद पर है या रहा हुआ है, और साथ ही साथ 2 अन्य व्यक्ति होंगे जिन्हें सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव है, और इन दोनों सदस्यों को नामित किया जाएगा। स्थायी लोक अदालत द्वारा मामलों का संज्ञान। स्थायी लोक अदालत द्वारा मामलों के संज्ञान से संबंधित प्रावधान विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 22A(b) में की गई है। और उससे पहले यहाँ पर जो सार्वजनिक उपयोगिता शब्द है उसको भी परिभाषित किया गया है कि सार्वजनिक उपयोगिता सेवा क्या होता है। तो धारा 22A(b) में इस परिभाषा को दिया गया है, जिसके अनुसार हवाई, सड़क या पानी द्वारा यात्रियों या माल की ढुलाई के लिए कोई परिवहन सेवा, डाक सेवा, तार सेवा, टेलीफोन सेवा या किसी प्रतिष्ठान द्वारा जनता को बिजली, प्रकाश या पानी की आपूर्ति या सार्वजनिक संरक्षण या स्वच्छता की व्यवस्था या अस्पताल या औषधालय में जो सेवाएं प्रदान की जाती हैं, इन्हें सार्वजनिक क्षेत्र की सार्वजनिक उपयोगिता सेवा के नाम से जाना जाता है, और इसमें बीमा सेवाएं भी सम्मिलित हैं। तो ये वो सेवाएं हैं जिसके संदर्भ में स्थायी लोक अदालत का गठन केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। स्थायी लोक अदालत द्वारा मामलों का संज्ञान इस अधिनियम की धारा 22C में दिया गया है, जो यह बताता है कि विवाद का कोई भी पक्ष विवाद को किसी भी न्यायालय के समक्ष लाने से पहले स्थायी लोक अदालत में आवेदन कर सकता है। अर्थात जो सार्वजनिक उपयोगिता की सेवा से संबंधित विवाद हैं, उस विवाद के जो पक्षकार हैं, उन पक्षकारों में से कोई भी पक्षकार यह आवेदन कर सकता है कि मामला स्थायी लोक अदालत को संदर्भित किया जाए। अब यहाँ पर अगर इसके लिए एक औपचारिक न्याय निर्णयन की प्रक्रिया का प्रारंभ नहीं हुआ है, तो ऐसे में इस मामले को संदर्भित करने के अतिरिक्त इसको शुरुआत से ही स्थायी लोक अदालत में आवेदन दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त स्थायी लोक अदालत को किसी ऐसे अपराध से संबंधित किसी मामले के संबंध में अधिकार क्षेत्र नहीं होगा जो किसी विधि के तहत समझौता योग्य नहीं है। जो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस होते हैं, कंपाउंडेबल ऑफेंसेस में लोक अदालत को या फिर स्थायी लोक अदालत को एक क्षेत्राधिकार दिया गया है, लेकिन वो अपराध जो कंपाउंडेबल ऑफेंस की श्रेणी में नहीं आते हैं, उस पे लोक अदालत को या फिर स्थायी लोक अदालत को क्षेत्राधिकार नहीं है। और कौन से अपराध कंपाउंडेबल है, कौन से अपराध कंपाउंडेबल नहीं है, इसके लिए हमारे पास जो आपराधिक प्रक्रिया विधि 1973 है, जिसको अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के द्वारा बदला जा रहा है, उसमें यह उपबंध किया गया है कि कौन सा मामला समझौता योग्य है, कौन सा आपराधिक मामला समझौता योग्य है, कौन सा आपराधिक मामला समझौता योग्य नहीं है। स्थायी लोक अदालत के समक्ष कार्यवाही। जिन मामलों में विवादग्रस्त संपत्ति का मूल्य 10 लाख रुपए से अधिक हो, उस मामलों में अस्थायी लोक अदालत का क्षेत्राधिकार नहीं होगा। अर्थात जो स्थायी लोक अदालत होती है, इसका जो आर्थिक क्षेत्राधिकार है उसे 10 लाख रुपए तक रखा गया है, लेकिन जो प्राधिकारी हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, इस जो आर्थिक क्षेत्राधिकार है इसको प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए इसे बढ़ा सकते हैं। तो सामान्यतः यह देखा जाता है कि ऐसे किसी मामले में
आर्थिक क्षेत्राधिकार के आधार पर मामला स्थायी लोक अदालत को तब संदर्भित किया जाता है या फिर स्थायी लोक अदालत के क्षेत्राधिकार में तब आता है जब उसकी सीमा 10 लाख रुपए तक हो और इसका क्षेत्राधिकार अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग हो सकता है। इसके साथ ही साथ स्थायी लोक अदालत उस आवेदन के लिए विवाद का कोई भी पक्षकार विवाद किसी न्यायालय के क्षेत्राधिकार का उपयोग नहीं करेगा। अगर विवाद को एक बार स्थायी लोक अदालत के समक्ष आवेदन दे दिया गया है तो ऐसे में विवाद का पक्षकार उसी विवाद के लिए किसी न्यायालय के क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं करेगा। अगर न्यायालय के क्षेत्राधिकार के प्रयोग की अनुमति दे दी जाती है तो यहाँ पर एक ही मामला दो अलग-अलग न्याय निर्णय की प्रक्रिया में एक साथ समानांतर रूप से चलेंगी और संभवतः ये जो विधिक व्यवस्था है या फिर जो न्यायिक प्रक्रिया है उसके लिए एक समस्या पैदा करेगी। तो ऐसे में प्रावधान यह है कि अगर कोई मामला लंबित है स्थायी लोक अदालत के समक्ष तो ऐसे मामले के जो पक्षकार हैं वो पक्षकार उस मामले को लेकर के किसी आपराधिक न्यायालय में या किसी और न्यायालय में नहीं जाएंगे। इसके पश्चात स्थायी लोक अदालत प्रत्येक पक्ष को लिखित बयान दाखिल करने का निर्देश देगी। जो पक्षकार हैं वो पक्षकार अपना एक लिखित निर्देश सम्मिलित करेंगे, अपना लिखित बयान दाखिल करेंगे कि उनका मामला क्या है, जिसमें आवेदन के तहत विवाद के तथ्य होंगे, उसकी प्रकृति होगी और ऐसे विवाद के बिंदु क्या है पक्षकारों के बीच वो सम्मिलित होंगे। मुद्दे और ऐसे बिंदुओं और मुद्दों के समर्थन में या विरोध में आधार बताए जाएंगे पक्षकारों के द्वारा। तो जो लिखित बयान दिया जाएगा पक्षकारों के द्वारा वो विवाद क्या है, विवाद की प्रकृति क्या है, विवाद के बिंदु या एक से अधिक बिंदु हैं तो बिंदु और उस विवाद के मुद्दे क्या हैं उसको सम्मिलित किया जाएगा। और ये दस्तावेज जो विवाद के पक्षकार हैं उनके द्वारा स्थायी लोक अदालत के समक्ष सौंपा जाएगा। इसके पश्चात जो स्थायी लोक अदालत है वो सुलह की कार्यवाही का प्रारंभ करेगा और सुलह की कार्यवाही के किसी भी चरण में किसी भी पक्ष को उसके समक्ष अतिरिक्त बयान दाखिल करने की आवश्यकता हो सकती है। जैसा मैंने प्रारंभ में ही बताया कि जो लोक अदालत है, लोक अदालत सुलह की संकल्पना पर कार्य करता है। यहाँ पर पक्षकारों के बीच में सुलह करने का प्रयास किया जाता है, पक्षकारों के बीच में एक आम सहमति बनाने का प्रयास किया जाता है जिसके आधार पर अवार्ड पास किया जाता है, अवार्ड पारित किया जाता है। तो ऐसे में दोनों पक्षकारों के लिखित दस्तावेजों के जमा करने के पश्चात यदि स्थायी लोक अदालत को यह लगता है कि किसी भी पक्षकार से कुछ अतिरिक्त दस्तावेज मांगा जा सकता है और वह दस्तावेज सुलह की कार्यवाही में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है तो ऐसे में जो स्थायी लोक अदालत है वह स्थायी लोक अदालत ऐसा एक अपना आदेश दे सकता है, ऐसा वो कह सकता है। इसके पश्चात यह आवेदन के स्थायी लोक अदालत आवेदन के किसी भी पक्ष से प्राप्त किसी दस्तावेज या बयान को दूसरे पक्ष को सूचित करेगा ताकि दूसरा पक्ष उसका उत्तर प्रस्तुत करने में सक्षम हो। यह न्यायिक प्रक्रिया की एक सामान्य सी आवश्यकता है कि जब दो पक्षकार अपने अपने दस्तावेज जमा कर रहे हैं, अपने अपने दस्तावेज दाखिल कर रहे हैं तो उनके दस्तावेज एक दूसरे पक्षकार को उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि अगर मेरे एक पक्षकार के विरुद्ध अगर कोई आरोप अधिरोपित किए गए हैं तो जब तक उस आरोप की सूचना उस पक्षकार को नहीं दी जाएगी तब तक उसका जो प्रत्युत्तर है वो पक्षकार तैयार नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में एक दूसरे के दस्तावेज को एक दूसरे पक्षकारों को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है और स्थायी लोक अदालत इस प्रक्रिया का अनुसरण करता है। इसके पश्चात जो स्थायी लोक अदालत है यह सुलह के कार्यवाही के संचालन के दौरान स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से विवाद के सौहार्दपूर्ण समाधान तक पहुंचने के प्रयास में दोनों पक्षों की सहायता करता है। अब यहाँ पर जो बातें महत्वपूर्ण हैं वह महत्वपूर्ण यह है कि स्थायी लोक अदालत पक्षकारों के बीच में सुलह करने का प्रयास करता है
और सुलह में हम सभी जानते हैं कि पक्षकार को आपस में एक सहमति पर पहुंचना होता है, और उस सहमति तक पहुंचने के लिए, सुलह करने के लिए स्थायी लोक अदालत पक्षकारों की मदद करता है। ऐसे में जो आवश्यकता है वह यह है कि लोक अदालत स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से कार्य करे। अर्थात स्थायी लोक अदालत किसी एक पक्ष या दूसरे पक्ष का सहयोग या एक पक्ष या दूसरे पक्ष के विरोध में काम नहीं करता है। स्थायी लोक अदालत के लिए आवश्यक है कि वह दोनों पक्षकारों के लिए स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष रूप से कार्य करे और उन्हें सुलह की कार्यवाही में सहमति तक पहुंचने में सहायता करे, मदद करे। इसके पश्चात जो विवाद के पक्षकार हैं, इन पक्षकारों का यह कर्तव्य होगा कि वह विवाद के समाधान में स्थायी लोक अदालत के साथ सद्भावना से सहयोग करें और साक्ष्य और अन्य संबंधित दस्तावेज पेश करने के लिए स्थायी लोक अदालत के निर्देश का पालन करें। यह आवश्यकता दोनों पक्षकारों के तरफ से भी है कि वह जो स्थायी लोक अदालत की सुलह की कार्यवाही है उसमें सहयोग करें, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि स्थायी लोक अदालत का पूरा प्रयास असफल हो जाएगा अगर विवाद के पक्षकार उसमें सहयोग ना करें। अंततः जो विवाद के पक्षकार हैं उन पक्षकारों को ही एक नतीजे तक पहुंचना है, एक समझौते तक पहुंचना है और एक सुलह तक पहुंचना है। तो ऐसे में पक्षकारों पर एक कर्तव्य अधिरोपित किया गया है कि वह सुलह की कार्यवाही में आगे बढ़ने के लिए, सुलह पर पहुंचने के लिए स्थायी लोक अदालत का सहयोग करें। और साथ ही साथ यह भी कि स्थायी लोक अदालत के द्वारा किसी दस्तावेज को दाखिल करने के लिए कोई भी निर्देश दिए जाने पर उस निर्देश का पालन करें, क्योंकि अगर स्थायी लोक अदालत को यह लगता है कि कोई दस्तावेज है जिसके माध्यम से सुलह की प्रक्रिया सुनिश्चित की जा सकती है, या फिर सुलह की प्रक्रिया में यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि पक्षकार आपस में सहमति बनाने में सफल होंगे, तो ऐसे दस्तावेज का यथाशीघ्र अपरिहार्य रूप से प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। यदि ऐसा कोई आदेश स्थायी लोक अदालत के द्वारा दिया जाता है तो इस आदेश का पालन किया जाना पक्षकारों के लिए अपरिहार्य है, आवश्यक है। इसके बाद ही जब एक स्थायी लोक अदालत की राय हो कि ऐसी कार्यवाहियों में समाधान के तत्व मौजूद हैं जो पक्षकारों को स्वीकार्य हो सकते हैं, तो वह विवाद से जो संभावित समाधान की शर्तें तैयार करेगा और संबंधित पक्षों को उसकी टिप्पणियों के लिए प्रस्तुत करेगा। तो दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात, उनके बीच सुलह की प्रक्रिया समझने के बाद उनके बीच क्या समझौता हो सकता है, उस समझौते को तैयार करने का, उसका प्रारूप तैयार करने की जो जिम्मेदारी है वह जिम्मेदारी स्थायी लोक अदालत पर है। और स्थायी लोक अदालत सुलह का वो प्रारूप बनाने के बाद उस प्रारूप को पक्षकारों को उनकी टिप्पणी के लिए उन्हें प्रस्तुत करेगा। इसके पश्चात यदि विवाद के पक्षकार विवाद के निपटारे पर किसी समझौते पर पहुंचते हैं तो वे निपटान समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे और स्थायी लोक अदालत उसके संदर्भ में एक पुरस्कार पारित करेगा। अर्थात जो समझौते का प्रारूप तैयार किया गया स्थायी लोक अदालत के द्वारा, अगर वह प्रारूप दोनों पक्षकारों के द्वारा स्वीकार किया जाता है, तब दोनों पक्षकार उस प्रारूप पर अपना हस्ताक्षर करेंगे और उसके पश्चात उस समझौते के आधार पर जो स्थायी लोक अदालत है अपना अवार्ड पारित करेगा। अगर हम प्रक्रिया की बात करें तो स्थायी लोक अदालत की जो प्रक्रिया है, यहाँ पर पक्षकार किसी समझौते पर जहाँ पर पक्षकार किसी समझौते पर पहुंचने में विफल रहते हैं, तो स्थायी लोक अदालत यदि विवाद किसी अपराध से संबंधित नहीं हो तो विवाद का फैसला करेगी। स्थायी लोक अदालत को यह अधिकार दिया गया है कि अगर पक्षकार विफल रहते हैं तब वहां पर एक निर्णय लिया जाएगा, विवाद का फैसला किया जाएगा स्थायी लोक अदालत के द्वारा। लेकिन ऐसा अधिकार जो स्थायी लोक अदालत को प्रदान किया गया है वह आपराधिक मामलों में प्रदान नहीं किया गया है। स्थायी लोक अदालत की जो प्रक्रिया है इसकी चर्चा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 22D में की गई है। स्थायी लोक अदालत
सुलह कार्यवाही का संचालन करते समय या योग्यता के आधार पर विवाद का निर्णय करते समय प्राकृतिक न्याय, निष्पक्षता, समानता और न्याय के अन्य सिद्धांतों के द्वारा निर्देशित होगी। अर्थात जो स्थायी न्याय लोक अदालत है, स्थायी लोक अदालत भी जो प्राकृतिक न्याय के नियम हैं, जो निष्पक्षता की आवश्यकता है, जो समानता की आवश्यकता है, इसको ध्यान में रख करके अपना निर्णय देगा। लेकिन साथ ही साथ स्थायी लोक अदालत के लिए जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 या फिर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जो प्रक्रिया है, उसका पालन करने की आवश्यकता नहीं है। स्थायी लोक अदालत का निर्णय अंतिम होगा और ऐसा प्रावधान अधिनियम की धारा 22E में की गई है। स्थायी लोक अदालत का प्रत्येक निर्णय या तो योग्यता के आधार पर या समझौता के आधार पर अंतिम और सभी पक्षकारों के लिए बाध्यकारी है। स्थायी लोक अदालत का प्रत्येक निर्णय सिविल न्यायालय का निर्णय माना जाएगा, अर्थात सिविल न्यायालय उसे निष्पादित कर सकता है। स्थायी लोक अदालत द्वारा दिया गया निर्णय स्थायी लोक अदालत का गठन करने वाले अधिकांश व्यक्तियों के द्वारा दिया जाएगा, अर्थात अगर 3 सदस्य हैं तो वह निर्णय कम से कम 2 सदस्यों के द्वारा दिया गया हो। स्थायी लोक अदालत द्वारा दिया गया प्रत्येक पुरस्कार अंतिम होगा और किसी भी मूल मुकदमे, आवेदन या निष्पादन कार्यवाही में प्रश्न नहीं उठाया जाएगा। और स्थायी लोक अदालत अपने द्वारा दिए गए किसी भी फैसले को स्थानीय क्षेत्राधिकार वाले दीवानी न्यायालय को भेज सकता है और न्यायालय आदेश को इस तरह निष्पादित करेगा जैसे कि वह आदेश उस दीवानी न्यायालय का आदेश हो। अगर हम स्थायी लोक अदालत की शक्तियों या फिर लोक अदालत की शक्तियों की बात करें तो किसी भी गवाह को बुलाने का, दस्तावेज को प्रस्तुत करने का, शपथ पत्र पर साक्ष्य देने का, किसी न्यायालय कार्यवाही को सार्वजनिक दस्तावेज को प्रतिलिपि मांगने का या अन्य मामलों में उसे क्षेत्राधिकार प्राप्त होगा। प्रत्येक लोक अदालत या स्थायी लोक अदालत अपनी प्रक्रिया विनिर्दिष्ट करने के लिए अपेक्षित शक्तियां उसे दी गई हैं, वह स्वतंत्र है। लोक अदालत या स्थायी लोक अदालत के समक्ष सभी कार्यवाही न्यायिक कार्यवाही मानी जाएगी और प्रत्येक लोक अदालत या स्थायी लोक अदालत एक सिविल न्यायालय माना जाएगा। इसके साथ ही साथ भारत में राष्ट्रीय लोक अदालत और मोबाइल लोक अदालत की भी संकल्पना प्रचलित हो रही है। राष्ट्रीय स्तर पर लोक अदालत नियमित आधार पर आयोजित की जा रही हैं। जैसा मैंने जिक्र किया कि आने वाले महीनों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना है और लोक अदालत अपने अस्तित्व में आने के बाद अभी तक लगभग 10 करोड़ मुकदमों का निपटारण कर चुका है। और सारांश के रूप में हम ये देखते हैं कि इस व्याख्यान में हमने लोक अदालत और स्थायी लोक अदालत की संकल्पना, इसकी शक्तियों, इसकी प्रक्रिया और कैसे यह पक्षकारों के बीच सुलह को सुनिश्चित करने के लिए और सुलह के आधार पर एक अवार्ड पारित करने के लिए अग्रसर होता है और प्रक्रिया का पालन करता है, इसको हमने देखा। हम सभी जानते हैं कि लोक अदालत और स्थायी लोक अदालत एक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में अपनाया गया है, जिसे एक वैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया है और यह वैकल्पिक व्यवस्था जो हमारा औपचारिक न्याय निर्णय की व्यवस्था है, उसके अतिरिक्त न्याय निर्णय हेतु विवादों के निपटारा हेतु एक सुलह की प्रक्रिया का पालन करता है और यह पक्षकारों के बीच आपसी सद्भाव से, आपसी समझौते से विवाद के निपटारण के लिए अग्रसर होता है। धन्यवाद।